हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कालचक्र इतिहास की यात्रा में मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चालुक्य राजवंश। अब चालुक्य राजवंश की अगर हम बात करें तो हम जब भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं तो बहुत सारा जो कंफ्यूजन है वो हमें हो जाता है, क्योंकि हमें बहुत अलग अलग कालों में और अलग अलग क्षेत्रों में चालुक्य नाम के राजवंश है वो देखने को मिलते हैं। जैसे कि गुजरात में अनहिलवाड़ के चालुक्य, बादामी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य। तो जो भी पढ़ने वाला विद्यार्थी हो, चाहे कंपटीशन की तैयारी करने वाला अभ्यर्थी हो, वो यह देखकर यह पढ़कर कंफ्यूज हो जाता है। उसको समझ में नहीं आता है कि कौन से चालुक्य क्या है और कौन सा शासक कौन से चालुक्य वंश का शासक है। सब एक दूसरे में मिश्रित हो जाता है और वो कंफ्यूजन में पड़ जाता है, और या तो वो उस टॉपिक को छोड़ देता है या उस टॉपिक के पीछे पड़ के बहुत सारे टॉपिक है वो उसके हाथ से निकल जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी चालुक्य वंश, जो कि बहुत सारे हैं, उनको सहज और सरल भाषा में आसानी से आपकी समझ में आ जाए और आपके सारे कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए, उसको लेकर बनाया गया है। तो चलिए हम बात करते हैं कि भारतीय इतिहास में कितने चालुक्य वंश हैं वो पढ़ाए जाते हैं या कितने चालुक्य वंश आते हैं। तो हम देखेंगे कि मुख्यतः 4 चालुक्य वंश हैं वो भारतीय इतिहास में देखे जाते हैं। एक है वो है बादामी के चालुक्य, बादामी के चालुक्य। दूसरे हैं वो है वेंगी के चालुक्य। तीसरे हैं वो है कल्याणी के चालुक्य। और चौथे जो है वो है अनहिलवाड़ के चालुक्य या अनहिल पाटन के चालुक्य। अब इनकी अगर उत्पत्ति की बात करें तो चालुक्यों को लेकर पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है चंद्रवरदाई द्वारा रचित, उसमें अग्निकुंड का सिद्धांत आता है, जिसमें 4 जो वंश हैं उनकी उत्पत्ति मानी गई है या उनके परम पुरुष की उत्पत्ति मानी है, जो कि प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। तो चालुक्यों को लेकर विद्वानों का एक मत है, वो यह कहता है कि इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड सिद्धांत से हुई है, जबकि दक्षिण भारत के जो चालुक्य हैं, बादामी के चालुक्य जैसे कह दो, तो उनके बारे में हमें, या जो दूसरे चालुक्य हैं अनिलवाड़ को छोड़कर, उनके बारे में हमें यह देखने को मिलता है कि उनकी उत्पत्ति वो ब्रह्म के चुल्लुक से मानी जाती है, ऐसा साहित्यिक स्रोतों में आता है। जबकि बहुत सारे जो इतिहासकार हैं उनकी यह राय है कि जो दक्षिण भारत के चालुक्य हैं वो वहीं के स्थानीय लोग हुआ करते थे। अब इनमें कंफ्यूजन क्या है उसकी बात करते हैं। तो कंफ्यूजन कैसे दूर हो उसकी भी बात कर देते हैं। तो सबसे पहले हम बादामी के चालुक्यों की बात करते हैं। बादामी या वातापी कह दो, एक नगर है जो कि कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है। ये जो बादामी के चालुक्य हैं उनका आरंभिक उत्कर्ष स्थल है वो यही वातापी या बादामी रहा था, और उन्होंने इसी को अपनी राजधानी बनाई। इसलिए इस क्षेत्र के नाम से या इस नगर के नाम से इनको बादामी के चालुक्य हैं वो कहा जाता है। इनका जो स्थल है, राज्य शासन स्थल, वो ये क्षेत्र था, ये वाला क्षेत्र था, वो बादामी के चालुक्यों का राज्य क्षेत्र हुआ करता था। इनका जो काल है वो 6ठी शताब्दी के मध्य से लेकर 8वीं शताब्दी के मध्य तक था। बादामी के चालुक्यों का काल 6ठी शताब्दी के मध्य से लेकर 8वीं शताब्दी के मध्य तक इनका काल था। बादामी के चालुक्य इनको अपने नगर या राजधानी बादामी या वातापी के कारण कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, वातापी और बादामी एक ही नगर है।
इसका प्राचीन नाम वातापी था और वर्तमान में इसको बादामी कहा जाता है। तो ये बादामी के चालुक्य थे। अब वेंगी के जो चालुक्य थे वो इसी बादामी के चालुक्यों के समकालीन थे। हुआ यह था कि पुलकेशिन द्वितीय, जो कि बादामी के चालुक्य वंश का शासक था, उसका जो छोटा भाई था विष्णुवर्धन, उसको उसने वर्तमान के आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में जो है भाग उसको दे दिया विष्णुवर्धन को, और उसने अपनी राजधानी वेंगी को बनाया जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसलिए उनको वेंगी के चालुक्य कहा जाने लगा, उनकी राजधानी के कारण ही। जैसे कि इनको अपनी राजधानी के कारण बादामी के चालुक्य कहा जाता था, इनको वेंगी के चालुक्य कहा जाने लगा। तो बादामी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य समकालीन थे, और एक तरीके से बादामी के चालुक्यों के भाइयों का ही राज्य जो था वो वेंगी में था। तो वेंगी के चालुक्य और बादामी के चालुक्य एक ही परिवार के थे और समकालीन थे। अब कल्याणी के चालुक्य हैं वो कहां से आते हैं, तो हम देखेंगे कि जब बादामी के चालुक्यों का पतन होता है 8वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते, तो उनके जो राज्य अवशेष थे, जो उनका राज्य क्षेत्र था ये वाला, वहां पर एक नया राजवंश उभर कर आता है। उसका नाम था राष्ट्रकूट वंश। इसका नाम था राष्ट्रकूट वंश, जिसकी स्थापना दंती वर्मन या दंती दुर्ग ने की थी। राष्ट्रकूट शासक हैं वो यहां 10वीं शताब्दी के अंत तक शासन करते हैं। इसी वाले लगभग यही वाला कमोबेश इलाका था जहां पर राष्ट्रकूट वंश का शासन रहता है। हालांकि राष्ट्रकूट वंश का शासन इतना प्रबल था कि उन्होंने उत्तर भारत के राज्यों को और शासकों को भी परास्त किया था, लेकिन उनका जो मुख्य शासन क्षेत्र था वो यही था। अब राष्ट्रकूटों का जो पतन है वो 10वीं शताब्दी के मध्य या 10वीं शताब्दी के अंत तक आते आते हो जाता है। राष्ट्रकूटों के ही सामंत थे कल्याणी के चालुक्य। वो राष्ट्रकूटों के पतन के बाद में वापस राजनीतिक पटल पर कल्याणी के चालुक्य इसी क्षेत्र में वापस आ जाते हैं, और कल्याणी के चालुक्य हैं वो बादामी के चालुक्यों के ही वंश परंपरा के थे, अर्थात इनकी वंश परंपरा एक थी। तो बादामी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य, इन तीनों की वंश परंपरा है वो एक थी। हालांकि इनका जो कालखंड है वो बादामी और वेंगी के चालुक्यों का पहले था, जो कि 6वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य था, और उनके बाद में राष्ट्रकूट आए और उनके बाद में वापस कल्याणी के चालुक्य आए। इनको कल्याणी के चालुक्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी राजधानी है वो कल्याणी को बनाया, जबकि राष्ट्रकूटों के शासन में जो राजधानी हुआ करती थी वो मान्यखेत या मालखेड़ हुआ करती थी। तो इन चालुक्यों को उनकी राजधानी के कारण अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि वातापी राजधानी है तो वातापी के चालुक्य, वेंगी राजधानी है तो वेंगी के चालुक्य, और कल्याणी राजधानी है तो कल्याणी के चालुक्य। तो इसमें आपको जो दक्षिण भारत में चालुक्य वंश थे 3, उनमें कंफ्यूजन है वो समाप्त हो गया होगा। पहले बादामी या वातापी के चालुक्य और उनके छुट भैये वेंगी के चालुक्य, फिर उनके बाद में राष्ट्रकूट वंश आया, और उनके बाद में वापस कल्याणी के चालुक्यों का शासन आया। इन तीनों या चारों राजवंशों की बात करें तो इनके जो क्षेत्र थे वो लगभग एक ही थे, बस इनका काल है वो अलग अलग था और नाम है वो अलग अलग है। अब बात करते हैं अनहिलवाड़ के चालुक्य। अनहिलवाड़ के चालुक्य जो थे उनका मुख्य क्षेत्र गुजरात था, और बाकी के उत्तर पश्चिमी भारत के काफी हिस्सों पर इनका शासन था। जैसे कि ये वाला जो हिस्सा था वहां पर अनहिलवाड़ के चालुक्यों का शासन था। इनको अनहिलवाड़ के चालुक्य इनकी राजधानी के कारण कहा जाता है, क्योंकि
अनहिलवाड़ या अनहिल पाटन, जिसको वर्तमान में पाटन कहते हैं, उस नगर को अपनी राजधानी बनाने के कारण इनको अनहिलवाड़ के चालुक्य कहा जाता है। लेकिन बहुत सारे इतिहासकारों का यह मत है कि इनका जो वंश है वो इनसे अलग था। दक्षिण भारत में जो चालुक्य आए, चाहे बादामी के चालुक्य कह दो, वेंकी के चालुक्य कह दो या कल्याणी के चालुक्य कह दो, इनकी वंश परंपरा एक थी या इनका वंश है वो एक था। लेकिन अनहिलवाड़ के चालुक्य हैं, उनका वंश है वो अलग माना जाता है। हालांकि इनको चालुक्य के साथ साथ में इनको सोलंकी भी कहा जाता है। इनके लिए चालुक्य शब्द का इस्तेमाल होता है और साथ साथ में ही सोलंकी शब्द का भी इस्तेमाल होता है। इनका जो काल है वो गुर्जर प्रतिहारों के पतन के बाद में आता है। अर्थात ये जो थे अनहिलवाड़ के चालुक्य, ये कल्याणी के चालुक्यों के समकालीन थे, क्योंकि गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट शासन या राष्ट्रकूट वंश ये दोनों जो थे समकालीन थे। और इन दोनों वंशों का उद्भव जैसे साथ साथ हुआ वैसे ही इनका पतन भी लगभग साथ साथ में ही हुआ। और जो अनहिलवाड़ के चालुक्य थे वो गुर्जर प्रतिहारों के राज्यावशेषों पर उभरे थे, उद्भवित हुए थे। अर्थात गुर्जर प्रतिहारों के पतन के बाद में ये राज सत्ता में आए थे अनहिलवाड़ के चालुक्य। वैसे ही राष्ट्रकूटों के पतन के बाद में कल्याणी के चालुक्य हैं वो राज सत्ता में आए थे। तो आज का जो आपका टॉपिक था चालुक्य वंश, भारतीय इतिहास में 4 चालुक्य वंश पढ़ाए जाते हैं। उनकी उत्पत्ति, उनके कालक्रम, उनके राज्य क्षेत्र के बारे में हमने अध्ययन किया और आपका जो कंफ्यूजन है वो अब दूर हो गया होगा। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो यही समाप्त होता है। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।